हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया, कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन किसे कहते हैं और वारंटी किसे कहते हैं। आपको पता है जब सेलर बायर को सामान बेचता है तो बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन करता है, बहुत सारी स्टेटमेंट्स देता है। जो स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, जो मेन पार्ट होती है कॉन्ट्रैक्ट का उसको हम क्या कहते हैं, कंडीशन कहते हैं। जो मेन पार्ट को सपोर्ट करती हैं, जो कंडीशनें, जो बातें, उसको हम क्या कहते हैं, वारंटी। ठीक है, ये दोनों टोटल मिला के क्या होती है, स्टेटमेंट जो सेलर के द्वारा बायर को दी जाती है और बायर उस पर विश्वास करके वो चीज़ खरीदता है। ठीक है, यदि वो कंडीशन को क्या करता है, यदि वो कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो फ्यूचर में जो बायर है उसको कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। यदि वो वारंटी को फुलफिल स्टेटमेंट फुलफिल नहीं कर रही है तो बायर क्या कर सकता है, अपनी डैमेजेस के लिए उनसे क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। ठीक है, ये आपको हमने पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लिया था। और हमने डिस्कस किया था कंडीशन एंड वारंटी दो टाइप की होती है। एक तो एक्सप्रेस कंडीशन एंड वारंटी होती है। एक्सप्रेस का मतलब है जिसमें हम बोल के या लिख के सामने वालों को कंडीशनें बता रहे हैं। जैसे सेलर अपनी कंडीशनें और वारंटी बोल के या लिख के बता रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेस कंडीशन एंड वारंटी कहते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक था इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी, जिसमें हम बोलते नहीं है, हम कौन है, सेलर बोलता नहीं है किसकी ये कंडीशन है, इसकी ये वारंटी है, स्टेटमेंट्स नहीं देता। ये नेचुरली है, ये इनबिल्ट ही है कि ये क्या है, उसकी स्टेटमेंट्स इनबिल्ट ही है कि ये क्या है, इम्प्लाइड कंडीशन है और ये क्या है, इम्प्लाइड वारंटी है, जिसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। बायर समझ लेता है, ये रूल्स ही है कि ये इम्प्लाइड ये कंडीशन है और ये वारंटी है, इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप समझ गए इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी किसे कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ यही डिस्कस करूँगी, इम्प्लाइड कंडीशन एंड इम्प्लाइड वारंटी। इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी कवर सेक्शन, ये कौन से सेक्शन को कवर करता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इम्प्लाइड कंडीशन कौन से सेक्शन को कवर करता है। सेक्शन 14 to 17, 14, 15, 16, 17 कवर करा है। और इसका एक्ट कौन सा है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जैसा कि आप सभी को पता ही है। ठीक है, 14, 15, 16, 17 और एक्ट कौन सा है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, तो आपको पता चल गया। तो हम इसकी पढ़ लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं इसमें। इसमें सबसे पहले आता है कंडीशन एज टू टाइटल अंडर सेक्शन 14 है। कंडीशन एज टू टाइटल अंडर सेक्शन 14 है। जैसा कि आप सभी को पता ही है, जब भी बायर सेलर से सामान खरीदता है, जैसे मैं पेन खरीदने जा रही हूँ, है ना, शॉपकीपर से, तो ये नेचुरल है कि मैं सोचती हूँ कि जो मुझे सामान बेच रहा है तो ओनरशिप उसके पास है। ठीक है, यदि ओनरशिप उसके पास नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो मुझे सामान नहीं बेच सकता। तो मैं ये नेचुरल में उससे पूछती तो नहीं हूँ कि तू ओनर है कि नहीं है। मैं जब जाती हूँ तो मैं यही मानती हूँ, जब मैं आप सब्जी खरीदने जाते हैं, कुछ भी खरीदने जाते हो, आप यही मानते हैं ना, यदि इसकी शॉप है तो ये यही ओनर होगा। तो ये कौन सी कंडीशन होगी, इम्प्लाइड कंडीशन है। इसमें बोलने की जरूरत नहीं है सेलर को कि मैं ओनर हूँ, ये इम्प्लाइड ही कंडीशन है। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक इसी से रिलेटेड है, कंडीशन एज टू टाइटल। ठीक है, सेक्शन 14 है, सेलर मस्ट बी द ट्रू ओनर। सेलर क्या होना चाहिए, ट्रू ओनर होना चाहिए। अदरवाइज यदि सेलर ट्रू ओनर नहीं है फिर भी वो बायर को सामान बेच देता है तो उस केस में जो बायर है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, बायर क्या होना चाहिए, सेलर क्या होना चाहिए, ट्रू ओनर होना चाहिए। उसके पास राइट होना चाहिए, क्या राइट होना चाहिए, वो अपनी गुड्स को बेच सके। ठीक है, और जिस समय वो कॉन्ट्रैक्ट बनाता है सेलर बायर के साथ, उस समय उसके पास ये राइट होना चाहिए कि वो उस गुड्स को बेच सके। ठीक है, तभी वो बेच सकता है, सिंपल सी बात। इसका एक बहुत ही अच्छा सा केस है, रोलैंड वर्सेस दीवाल 1923 में। मतलब कि इसमें कहा गया था मिस्टर आर ने के को कार बेच दी, है ना। वो कार, जो मिस्टर आर था वो ट्रू ओनर नहीं था, है ना, और के को पता नहीं था। के ने ले ली, उसने 6 महीने यूज़ की, ट्रू ओनर आया और उसने वो कार उससे ले ली। अब क्या कर सकता है के क्या कर सकता है, आर से क्या ले लिया, अपनी कंपनसेशन डैमेजेस उस पर केस करके जो भी बनता है वो उससे ले सकता है। ठीक है, क्योंकि उसने कंडीशन, क्योंकि वो तो एम्प्लाइड कंडीशन ही थी कि तो वो ये भी मानेगा ना, ये मुझे कार बेच रहा है तो ये उसका ओनर होगा। ठीक है, तो ये मतलब कि ये इम्प्लाइड कंडीशन ही बनती है, जो बेच रहा है वो क्या होगा, उसके पास टाइटल है बेचने का। ठीक है, तो मुझे लगता है कि पहला टॉपिक आप अच्छे से समझ गए होंगे, कंडीशन एज टू टाइटल। दूसरा टॉपिक है सेल बाय डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन किसे कहते हैं, जैसे होता है ना, जब सेलर बेच रहा है, डिस्क्रिप्शन का मतलब इम्प्लाइड है ना, बोल नहीं रहा है ना लिख रहा है, उसमें डिस्क्राइब कर रहा है कि सेलर कि ये बोलने की जरूरत ही नहीं है। जैसे सेलर ने डिस्क्राइब किया तो हम सोचते हैं कि जो सेलर ने डिस्क्राइब किया है वो चीज़ वैसी ही होगी। ठीक है, यदि उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो बायर उस टॉपिक को क्या कर सकता है, उस कंसेप्ट, उस कॉन्टैक्ट को क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। वे द गुड्स सप्लाइड बाय द सेलर आर नॉट अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन, देन द सेलर कमिट ब्रीच ऑफ द कंडीशन। ठीक है, द बायर कैन रिजेक्ट द गुड्स, बायर कर सकता है, रिजेक्ट द गुड्स कर सकता है। ठीक है, इसमें हमने 3 कंडीशनें मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। पहली है बियर बायर
हैज़ नॉट सीन द गुड्स, सबसे पहले क्या है, जिसने जो सामान खरीद रहा है उसने गुड्स देखी ही नहीं है, ठीक है, और फ़ोन पर उसने डिस्क्राइब कर दिया है, डिस्क्रिप्शन दे दी है सेलर को, ठीक है, दे दी है, और भाई सेलर बायर क्या समझता है, जो जो इसने कहा होगा वो चीज़ वैसी ही होगी। अब बायर, अब सेलर सामान भेज देता है, बायर देखता है कि ये तो चीज़ वैसी नहीं है, तो इस केस में बायर उस कॉन्टैक्ट को क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत अच्छा केस है वर्ली वर्सेस वीक के अकॉर्डिंग। इसमें मैं बता दूं क्या था इसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन से क्या लेता है, एक मशीन खरीदता है, और बेचने वाला इसको डिस्क्रिप्शन करता है कि ये मशीन 50 से लेकर 60 एकड़ तक काम कर देती है। जब बायर के पास मशीन आई तो उसने देखा कि ये तो उतना काम तो करती नहीं है, ये तो बहुत कम काम करती है। तो यदि उसने देखा कि उसकी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग वो मशीन नहीं निकली है, तो बायर क्या कर सकता है, उस कॉन्टैक्ट को क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15, ठीक है। ये हमारा पहला था कि जब बायर ने चीज़ देखी नहीं है, उसकी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग चीज़ ले ली है। दूसरा है व्हेन द बायर हैज़ सीन द गुड्स, बायर हैज़ सीन द गुड्स, देख ली है, और हम जैसे दुकान में जाते हैं ना, हमने चीज़ देख ली है, फिर भी सेलर डिस्क्राइब कर रहा है, हम उस पर विश्वास करके वो चीज़ ले लेते हैं, और बाद में देखते हैं जैसे उसने कहा वैसे तो चीज़ निकली नहीं है, तो इस केस में भी वो कॉन्टैक्ट को क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, ठीक है। कई जगह पैकिंग कैन बी ए पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब किया ना, कि जब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इसकी यह साइज होगा, क्वालिटी ऐसी होगी, क्वांटिटी ऐसी होगी, ये हम पैकेट की बात कर रहे हैं जो बाहर से पैकिंग की होती है, और बाद में जब उसके पास पहुंचता तो वैसा नहीं है, तो इसके यदि वो मेन पार्ट है बिल्कुल मेन कैन बी पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन, तब बायर देखते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो बायर क्या कर सकता है, उसको क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, ठीक है। तो आपने इस स्लाइड में क्या देखा, कंडीशन एज टू टाइटल, मतलब कि उसके पास ओनरशिप होनी चाहिए, ये इम्प्लाइड कंडीशन ही है, और जो चीज़ मेरे पास आई है, मैं कौन हूँ, बायर हूँ, तो उसकी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15। तो आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट है सेल बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन अंडर सेक्शन 15 में। यहाँ पर मैं दो टॉपिक बोले, सैंपल भी बोला, जब मैं यहाँ बोलते ना सेलर बायर को सैंपल भी दिखाता है और डिस्क्राइब भी कर रहा है, ये चीज़ ऐसी, ये चीज़ ऐसी, अकेला दिखाना नहीं, सैंपल नहीं, डिस्क्राइब भी कर रहे हैं। और जब बायर लेता है तो वो सोचेगा कि ये सैंपल के अकॉर्डिंग चीज़ होगी, और जैसे जैसे सेलर ने कहा ये चीज़ वैसी होगी, ठीक है, अंडर सेक्शन 15, और बाद में देखता है कि वो चीज़ वैसी नहीं है, तो इस केस में वो कैंसिल कर सकता है, ठीक है। ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि क्या कंडीशन है कि जो चीज़ सेलर ने बोली है, सैंपल दिखाया, वो चीज़ वैसी ही होगी अंडर सेक्शन 15, ठीक है, आप समझ गए होंगे। फोर्थ है हमारा कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस अंडर सेक्शन 16(1), क्वालिटी और फिटनेस। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है, इसको बोलने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जब बायर सेलर को बता देता है कि मुझे इस पर्पज़ के लिए ऐसी ऐसी चीज़ चाहिए, ठीक है, अब बायर क्या सोचता है, जैसे कि मैंने सेलर को बता दिया है कि मुझे ऐसी ऐसी चीज़ चाहिए, और बायर ने वैसा समझ लिया होगा और उसके अकॉर्डिंग मुझे चीज़ देगा, ठीक है। ये क्या बनती है, बायर की इम्प्लाइड कंडीशन बनती है। क्या बनती है कि उसने सोचा कि जो मैंने उसको कहा उसने वैसा समझ लिया और मुझे वैसी चीज़ देगा, और पर वो दे देता है सेलर, बाद में देखता है कि वो चीज़ तो वैसी है ही नहीं है, तो इस केस बेस पर वो क्या कर सकता है, कॉन्टैक्ट को कैंसिल कर सकता है। ये इम्प्लाइड कंडीशन है, सेलर को वैसी ही चीज़ देनी है जैसे कि बायर ने जिस पर्पज़ के लिए बोला है और जिस जैसे बोला है वैसे उसको देनी है, ठीक है। आप कर लेते हैं। इट इज़ द इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स सोल्ड शुड सर्व द पर्पज़ ऑफ द बायर, मतलब कि जो गुड्स बेची जा रही है वो किसके पर्पज़ के लिए होनी चाहिए, बायर के पर्पज़ में होनी चाहिए। वो उसने पहले बोल दिया मुझे इस क्वालिटी का सामान चाहिए, तो इसका मतलब है सेलर ने मुझे वैसे ही क्वालिटी का सामान सप्लाई किया होगा, ठीक है। लेकिन ये वाली कंडीशन किसके एक्सेप्शन है, वहाँ पर कैब अटेम्प्टर, जो अब मैं आपको एक्सेप्शन एंड केसेस कराऊंगी ना कैब अटेम्प्टर के, तो वहाँ पर यही टॉपिक वहाँ पर भी रिपीट होगा, ठीक है, आपने देख लेना, ठीक है। बायर नीड, वो स्पेसिफिक पर्पज़ उसने मेंशन करना है बायर ने सेलर को, और उसने टेल द पर्पज टू सेलर को बता देना है, और बायर ये विश्वास करता है कि उसने स्किल और जजमेंट ऑफ द सेलर के अकॉर्डिंग उसने उसको चीज़ दी है, ठीक है। फिर भी इसके अंदर थोड़ी सी कंडीशनें हैं जो देख लेते हैं क्या है। व्हेन द गुड्स आर यूज्ड ओनली फॉर वन पर्पज, देखो बायर को सेलर को बताने की जरूरत नहीं है किस केस में कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरा पर्पज़ ये है। यदि उस चीज़ का एक ही यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे दूध है, दूध पीने के लिए यूज़ किया जाता है ना, तो बायर ये थोड़ी बताएगा कि मुझे ऐसे ऐसे चाहिए। तो मतलब कि यदि किसी चीज़ का एक ही यूज़ है और वो बायर को सेलर को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो वो चीज़ अब तो ये विश्वास करता है बायर कि ये चीज़ वैसी ही होगी जैसा कि मैंने कहा है, ठीक है। जैसे दूध दिया, दूध पीने वाला ही के काम ही आएगा, ऐसे नहीं वो दूध ले लेता है, बाद में बायर को उसका कोई नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो वो मैंने तो पीने के लिए थोड़ी दिया, तो आपको पता है दूध पीने के लिए लिया है, तो फिर और एन उसको पुराना उठा के दे दिया, उसमें उसने सोचा कि मैंने इसको किसी फर्श धोने के लिए दिया है, ऐसा थोड़ी होता है ना। तो यदि पता है कि दूध एक ही पर्पज़ के लिए है, तो इसके लिए बायर को सप्लायर को डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा, इफ़ द बायर सफ़र फ्रॉम एन एबनॉर्मेलिटी,
यदि जो सामान खरीद रहा है वो किसी एबनॉर्मल, उसको कोई प्रॉब्लम है, फिजिकली प्रॉब्लम है या लगाने में प्रॉब्लम है, जैसे कोई मैंने क्रीम ले ली, हो सकता है कि उसको क्रीम से लगाता है मुंह पर तो उस पर एलर्जी है उससे, जैसे एलोवेरा से एलर्जी है, उसने मुंह पर लगाया एलोवेरा से तो एलर्जी है, पर उसने देख के लिया कि एलोवेरा लिए, अब सेलर को क्या पता है कि इसको एलर्जी है, ठीक है। जैसे बाजार में हमने मशरूम खरीद लिए, हो सकता है किसी को मशरूम सूट नहीं करते हैं, ठीक है, और उसने ले लिया, उसने खा लिया, बीमार हो गया, तो वो सेलर पर केस नहीं कर सकता, क्योंकि एबनॉर्मलिटी के केस में बायर ने, सेलर ने तो ये थोड़ी कहा है कि आप लो ही, है ना, वो तो उसकी मर्जी थी। इफ़ द बायर परचेज ए प्रोडक्ट अंडर ए ट्रेडमार्क और पेटेंट, इफ़ द बायर परचेज ए प्रोडक्ट अंडर ट्रेडमार्क और परचेज, इस केस में भी सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, सेलर की कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी यदि बायर ने कौन सा प्रोडक्ट लिया है जो ट्रेडमार्क और पेटेंट के अंदर है, ठीक है। ये गुड्स कैन बी यूज फॉर ए नंबर ऑफ पर्पज, यदि गुड्स बहुत सारे पर्पज के लिए यूज होती है और बायर ने सेलर को बता दिया है, बायर ने सेलर को बता दिया मुझे इस पर्पज के लिए चीज़ चाहिए, और सेलर ने समझ लिया उसको उसी पर्पज के लिए चीज़ देनी है, ठीक है। यदि उसके वो उस पर्पज़ के लिए नहीं देता है तो इसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, ठीक है। तो आपने इस स्लाइड में देखा, मैंने आपको क्या कहा, सेल बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन इम्प्लाइड कंडीशन है, जैसे कि सैंपल दिखाया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, वैसी चीज़ बायर को मिलनी चाहिए, और इसकी क्वालिटी भी कैसी होनी चाहिए कि जो बायर ने सेलर को कह दिया कि इस क्वालिटी का होना चाहिए सामान, तो वैसी वैसी क्वालिटी का सामान ही इम्प्लाइड कंडीशन बनती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16(1) के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मुझे लगता है समझ गए होंगे आप। फिफ्थ है कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी, मतलब कि जो चीज़ है वो बेचने योग्य होनी चाहिए, ठीक है, कंजप्शन योग्य होनी चाहिए, और ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, जैसे हम कोई भी व्यापार करते हैं तो हम यही सोच कर करते हैं वो कंजप्शन के योग्य हो, इससे किसी को नुकसान ना हो, नॉट बी इंजर्ड, है ना, कोई भी उसको यूज़ करे तो उसको कोई भी नुकसान ना हो, ठीक है। और ट्रेडमार्क और पेटेंट है, ये सारी चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है जब हम सामान बेच रहे हैं। हम सोचते हैं कि वो डिस्क्रिप्शन करके बेच रहा है और सेलर ट्रेड इन सिमिलर गुड्स और भी बेच रहा है, तो कि ये व्यापार है, ठीक है, ठीक है। तो हम ये जब व्यापार करते हैं तो हम सोचते हैं कि उसने नॉर्मली कंडीशनों के अकॉर्डिंग ही बेच रहा है, ये इम्प्लाइड कंडीशन बनती है, और हमने जो सेलर ने बायर को सामान बेचना है तो उसको प्रॉपर एग्जामिन के लिए भी दिखाना है कि आप देख लो चीज़ आपको पसंद है नहीं पसंद है, ठीक है। दो टाइप के डिफेक्ट होते हैं इस टाइप का डिसीजन लेने के लिए, एक ऐसे डिफेक्ट होते हैं हम देख लें तो पता चल जाता है बायर को, कई बार ऐसे डिफेक्ट होते हैं जो बायर को देखने पर नहीं पता चलता लेकिन सेलर को पता होता है, ठीक है। जो मैं आपको दो यहाँ पर दो टाइप के डिफेक्ट होते हैं, लेटेंट डिफेक्ट एंड पेटेंट डिफेक्ट, ध्यान से सुनना क्योंकि आपके पेपर में 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है। लेटेंट डिफेक्ट कौन से होते हैं, पेटेंट डिफेक्ट कौन से होते हैं, ऐसे डिफेक्ट जिसको बायर खरीद रहा है उसको सिंपल देखने पर पता नहीं चल रहा, ठीक है, जब वो बहुत, और जैसे कि वो सेलर को ही पता है, ठीक है, जैसे सेलर कहता है कि 1 साल पुरानी बुक है आप ले लो, बुक क्या कोई चीज़ है, और सेलर को पता है कि 10 साल पुरानी है, ठीक है, और देखने से नहीं पता चल रहा, है ना। तो इस टाइप की जो डिफेक्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, सेलर इज रिस्पॉन्सिबल। यदि लेटेंट डिफेक्ट के लिए जो कि सिंपल एग्जामिन से नहीं पता चलता है वो उसके लिए कौन लाइबल होगा, सेलर होगा। डिफेक्ट विच कैन नॉट बी रिवील्ड बाय रीजनेबल एग्जामिनेशन आर कॉल्ड एज लेटेंट डिफेक्ट, जिसको हम सिंपल सा एग्जाम करें तो पता नहीं चलता है, ऐसे टाइप के डिफेक्ट को क्या कहते हैं, लेटेंट डिफेक्ट। ऐसे डिफेक्ट जो देख के ही पता चल जाता है, जैसे कि चेयर खरीद रहा है बायर, देखा कि इसमें थोड़ी सा डिफेक्ट है तभी वो खरीद लेता है, ठीक है। तो उस टाइप के मतलब देख सिंपल रीजनेबल डिफेक्ट इज पेटेंट डिफेक्ट, डिफेक्ट विच कैन बी रिवील्ड बाय रीजनेबल एग्जामिन, थोड़ा सा एग्जामिन करें तो पता चल जाता है, तो इस टाइप के डिफेक्ट को क्या कहते हैं, पेटेंट डिफेक्ट कहते हैं। सेलर इज नॉट लाइबल, सेलर क्या है वो उसके लिए लाइबल नहीं होगा, ठीक है। लेटेंट डिफेक्ट के लिए होगा क्योंकि ये सिंपल एग्जामिन करने से नहीं पता चलता, इसका पता सिर्फ सेलर को ही होता है। पेटेंट डिफेक्ट होता है जिसको सिंपल कोई भी देखे तो पता चल जाएगा, इसलिए फिर बायर ने देख के ली है ना चीज़, तो सेलर थोड़ी लाइबल होगा। तो सेलर ने कहा आपने देख के तो ली है, तो पेटेंट डिफेक्ट था तो आपने देख लिया होगा, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, सेलर इज नॉट लाइबल, ठीक है। सेल बाय सैंपल अंडर सेक्शन 17, सैंपल मतलब जैसे कि मैं कोई सामान बहुत ज़्यादा बेच रहा हूँ तो सबसे पहले मतलब ना कि चलो आपने काउंटर पे गए और अपने सैंपल दिखाया, तो मैं क्या मानती हूँ, मैं कौन बाय, तो मैं मानती हूँ जो मुझे ये सैंपल दिखा रहे हैं तो सारा सामान जो भी बल्क में मुझे दे रहे हैं ये सारा के सामान उसके अकॉर्डिंग ही है, ठीक है, ये इम्प्लाइड कंडीशन बनती है। इफ़ द बल्क द सेलर लाइबल, कुछ कंडीशनों में तो सेलर यदि वो सामान वैसा नहीं निकलता जैसा कि सेलर ने कहा है, सैंपल दिखाया है तो सेलर लाइबल होगा, जैसा सैंपल दिखाया वैसा नहीं है तो जैसे मैं बल्क में चीज़ खरीद लेती हूँ शैल रीजन में अपॉर्चुनिटी, और उसने सेलर ने मुझे प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी है, कंपेयर ना शिप फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, है ना। कौन किन चीज़ों के लिए सेलर लाइबल होगा मैं अब बोलती हूँ। अब बल्क डज नॉट कोरस्पोंडेंस विद द
सैंपल, जब वो देखता है कि सैंपल के अकॉर्डिंग सामान नहीं है, द बायर इज नॉट गिवन ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू इंस्पेक्ट, यदि उसने बायर को ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी है कि वो इंस्पेक्ट भी करे, देख ले, एग्जामिन कर ले, ठीक है। इफ द गुड्स आर डिफेक्टेड बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिफेक्ट विद इन ए लेटेंट डिफेक्ट, ठीक है, आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया। डिफेक्ट, लेटेंट डिफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? सेलर होगा, ठीक है। पेटेंट डिफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? बायर होगा। लेटेंट डिफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? सेलर होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया सैंपल बाय सेल बाय सैंपल, और यदि हमारा सामान इम्प्लाइड कंडीशन बनती है, जो सामान सैंपल के द्वारा बेचा गया है तो वो सामान, बाकी सारा सामान वैसा ही होगा। यदि वैसा नहीं है तो सामने वाला उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है? कैंसिल कर सकता है, ठीक है। कंडीशन इम्प्लाइड बाय कस्टम यूजेस ऑफ ट्रेड अंडर सेक्शन 16(3), कुछ टाइप की कंडीशन होती है जो ट्रेड में हमें अपनाते हैं, तो वो चीज़ें वैसे ही अपनानी है, ठीक है। इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज मे बी नेक्स्ट बाय द कस्टमर और मे बी इम्प्लाइड फ्रॉम द यूज ऑफ ट्रेड, ठीक है। इन सम केसेस पर्पज फॉर विच द बायर बाय द गुड्स इज इम्प्लाइड फ्रॉम द नेचर ऑफ आर्टिकल परचेज एंड इज इम्प्लाइड फ्रॉम द कस्टम ऑफ द ट्रेड, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे तो मेरा कहने का क्या मतलब है। अंडर सेक्शन 16(3) कंडीशन इम्प्लाइड बाय कस्टम यूजेस ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो मैंने आपके साथ 7 पॉइंट किए। जब भी ये इम्प्लाइड कंडीशन बनती है जब बायर सेलर से सामान खरीदता है कि उसका ही ओनर होगा, है ना, और उसने जो डिस्क्राइब किया हुआ है चीज़ें, तो सामान भी वैसा ही होगा अंडर सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग, ठीक है। पैकिंग भी वैसी होगी जो उसने डिस्क्राइब किया हुआ है। सैंपल बताया तो सैंपल के अकॉर्डिंग ही सारा सामान होगा, और जो क्वालिटी मैंने कही है उसने अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग वैसा ही सामान मुझे सप्लाई किया होगा, है ना। और जो सामान वो बेच रहा है वो किसी को इंजर नहीं कर रहा होगा, वो कंजम्पशन के योग्य होगा, ठीक है। तो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया इम्प्लाइड कंडीशनें आपके साथ डिस्कस की है। नेक्स्ट है हमारा इम्प्लाइड वारंटी। इम्प्लाइड वारंटी मतलब वो सारी स्टेटमेंट, है ना, जो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, मेन पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट थी, वो तो बन गई इम्प्लाइड कंडीशन। जो मेन पार्ट को सपोर्ट करती हैं कंडीशनें, उसको हम क्या कहते हैं? इम्प्लाइड वारंटी कहते हैं। इसमें है वारंटी एज टू क्वाइट पोजेशन अंडर सेक्शन 14(b). जैसा आप सभी को पता है कि जब आप खरीदने जाते हैं, आपने ओनरशिप आपको ट्रांसफर होगी है, तो ये इम्प्लाइड वारंटी है कि आपको उसका पोजेशन भी मिल जाएगा। पोजेशन मतलब वो चीज़ मेरे कब्जे में आ जाएगी। जब भी बायर खरीदेगा तो उसको पता ही है, तो नेचुरली जब मैं कोई चीज़ खरीद लेता हूँ तो ये इम्प्लाइड वारंटी है कि पोजेशन मेरे में आ जाएगी। कौन से सेक्शन के अंडर? सेक्शन 14(b) के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा है वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम चार्जेस अंडर सेक्शन 14(c). ये भी कंडीशन इम्प्लाइड वारंटी है कि जब मैं कोई चीज़ खरीदती हूँ तो उस पर कोई भी उसके अगेंस्ट कोई भी केस नहीं चला हुआ, उस पर अगेंस्ट कोई भी चार्जेस नहीं लगे हुए हैं, ठीक है। जब मैं किसी से खरीदने जाती हूँ ना कोई भी चीज़ है, समझो बुक भी खरीद रही हूँ, तो मुझे लगता है कि इसके अगेंस्ट कोई भी डिफेक्ट नहीं है, क्योंकि लोगों ने इस पर केस नहीं किया होगा, कुछ नहीं होगा, फ्रीडम है, फ्री है कि मैं उससे खरीद सकता हूँ, वो भी फ्री है कि मुझे सामान बेच सकता है। ये इम्प्लाइड वारंटी बनती है। वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूज ऑफ ट्रेड, मतलब कि ये भी वारंटी बनती है जो क्वालिटी मैंने कहा वो वैसी ही है, ठीक है। फिटनेस है है ना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16(4), ठीक है। तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया इम्प्लाइड वारंटी और इम्प्लाइड कंडीशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने अच्छे से कर लेना, और पेपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आप सभी को पता ही चल गया कि सिंपल है, कि इसमें ओनरशिप होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो सिंपल हम नॉर्मली मार्केट में सामान खरीदते हैं तो ही हम हमारी आप भी एक टाइप्स के क्या हो, कंज्यूमर हो, परचेजर हो, मार्केट में जाके सामान खरीदते हैं। अब आपको पता चल गया कि जब जो भी सेलर स्टेटमेंट्स देता है, ठीक है, वो जो बोल के देता है या फिर अपनी सर्कमस्टांसेस, मतलब कौन सी कंडीशनें हैं, कौन सी वारंटी है, ठीक है। सारी स्टेटमेंट्स कुछ होंगी, कंडीशन कुछ होगी, वारंटी होगी। कुछ ऐसी कंडीशनें होंगी जिनके लिए बोलना नहीं जाता, ठीक है, तो वो क्या हो गया? इम्प्लाइड कंडीशनें होंगी, कुछ होंगी इम्प्लाइड वारंटी होगी, ठीक है। मतलब कि है कंडीशन ही है। कंडीशन क्या होती है? जिसके लिए यदि वो कंडीशनें फुलफिल नहीं हो रही है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बायर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता हूँ। यदि वारंटी पूरी नहीं हो रही है, ऐसी स्टेटमेंट जो वारंटी को सपोर्ट कर रही हैं और वो फुलफिल नहीं होती, तो उसके लिए मैं उससे क्या कर रहा हूँ? डैमेजेस के लिए, कंपनसेशन के लिए, डैमेजेस के लिए कह सकता हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया। थैंक यू वेरी मच। आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से कर लेना।